है जब उन्हें जन्म देने वाला मन धूल में मिल चुका होता है। एंड्रयू कार्नेगी की तरह साउथवेस्ट एयरलाइन के फाउंडर में से एक हर्ब कैलहेयर विचारों को बेचने वाला एक बेहतरीन उदाहरण है। उस वक्त वे सैन एंटोनियो टेक्सास में एक वकील के रूप में कार्यरत थे जब उस अमूल्य विचार के निर्माता रोलर किंग ने अपनी नई एयरलाइंस की शुरुआत करने के लिए उनसे मदद मांगी। रोलिंग किंग एक इन्वेस्टमेंट सलाहकार थे, साथ ही साथ वो एक बिना प्रॉफिट वाली हवाई चार्टर सेवा चलाते थे जो टेक्सास के छोटे शहरों में चलती थी। उस समय अमेरिका में जो लोग हवाई यात्रा करते थे वे व्यावसायिक अधिकारी हुआ करते थे या फिर अमीर लोग। किंग तब निराश हो जाया करते थे जब उन्हें टेक्सास में एक स्थान से दूसरे स्थान हवाई यात्रा करनी होती थी और उन्हें सीट नहीं प्राप्त होती थी। इसके अलावा उस समय हवाई यात्रा के किराए बहुत अधिक थे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि टेक्सास के 3 बड़े शहरों में एक एयरलाइंस की शुरुआत करने की सख्त जरूरत है। किंग को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि उसकी ये छोटी एयरलाइंस इस कार्य को ढंग से पूरा करने में असमर्थ है, इसलिए उसे एक नई एयरलाइंस की जरूरत है। उसने ढंग से इन सब का अध्ययन किया और एक बिजनेस प्लान बनाया। उसने $10,000 लिया और अपने वकील हर्ब कैलहेयर के पास एयर साउथवेस्ट के लिए जरूरी कागजी काम कराने के लिए पहुंचा। एयर साउथवेस्ट, जिसका बाद में नामकरण साउथवेस्ट एयरलाइंस हुआ। पहले तो कैलहेयर उलझन में पड़ गए, फिर उन्होंने किंग के साथ और अधिक धन जुटाने के लिए और राजनीतिक सहयोग हासिल करने के लिए काम किया। 20 फरवरी 1968 को टेक्सास एरोनॉटिक्स कमीशन ने 3 शहरों में उड़ान भरने की साउथवेस्ट की पिटीशन को मंजूरी दे दी। तथापि 21 फरवरी को प्रतिस्पर्धी एयरलाइंस ब्रैनिफ ट्रांस टेक्सास कॉन्टिनेंटल ने इस आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी। कैलहेयर का एयरलाइंस के लिए उत्साह ही था, जिसके द्वारा उसने अपने वकालत कौशल से उस मुकदमे में जीत हासिल की। वे इस बात को लेकर मुकदमा लड़ रहे थे कि टेक्सास को कोई नई कंपनी की जरूरत नहीं है। इसके लिए साउथवेस्ट को 3.5 साल का इंतजार करना पड़ा। इसमें उन्हें 3 कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, तब जाकर वे विरोधियों को गलत साबित कर पाए और एयरलाइंस की शुरुआत करने के लिए जरूरी आज्ञा ले पाए। अलबत्ता उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की, पर यह पर्याप्त नहीं थी। कंपनी को पहले वर्ष $37 लाख का नुकसान हुआ और यह नुकसान अगले वर्ष और उसके बाद अगली 6 माही तक जारी रहा। साउथवेस्ट किराया कम करना चाहता था और अपने मूल लक्ष्य के साथ समझौता किए बिना अपने ग्राहकों को आकर्षित करना चाहता था। उनका एक नव परिवर्तन पीक और ऑफ पीक एयरलाइंस का किराया रखना भी था और दूसरा 10 मिनट टर्न अराउंड था। एयरलाइंस के लैंड होने के बाद हर प्लेन गेट के सामने खड़ा हो जाता, सुरक्षा कर्मियों द्वारा जांचा जाता, यात्री उतरते और फिर नए यात्री बैठ जाते तथा एयरलाइंस मात्र 10 मिनट में गेट छोड़ देते। इस कार्य में पहले घंटों लगा करते थे। इस 10 मिनट टर्न अराउंड में 3 प्लेन की इस एयरलाइन को व्यस्त रखने और अपना टाइम परफॉर्मेंस सुधारने में मदद करता। बहुत कम बजट होने के कारण वे इसका प्रचार सामान्य मीडिया के माध्यम से नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने एयरलाइंस को प्रमोट करने के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रचार का फैसला किया। इसको जारी रखने के लिए कंपनी ने अपनी हटकर इमेज बनाई। ग्राहक उनका भगवान है, उन्होंने इस सूक्ति पर काम किया। फ्लाइट के कर्मचारियों को सिखाया गया कि किस तरह ग्राहकों की प्यार से देखभाल करनी है। कंपनी का स्लोगन रखा गया, अब कोई और भी है जो आपसे मोहब्बत करता है। साथ ही साथ कैलहेयर ने उस कष्टप्रद समय बर्बाद करने वाले बोर्डिंग पास की जगह ओपन सीटिंग व्यवस्था की शुरुआत कर दी। कोई सीट का रिजर्वेशन नहीं चाहिए था और यात्रियों को बोर्डिंग कार्ड नंबर फ्लाइट के गेट पर ही दिए जाते थे। यात्रियों की संतुष्टि उनका मुख्य उद्देश्य होने के कारण कैलहेयर और उनकी टीम ने एक निष्ठावान फॉलोइंग बना ली थी तथा उनकी यात्रियों के बीच एक बेहतरीन इमेज भी बन गई थी। साउथवेस्ट धीरे धीरे सफलता की ऊंचाइयां चढ़ने लगी थी। 1978 तक ये देश की सबसे अधिक कमाई करने वाली एयरलाइन बन गई थी। 2000 की शुरुआत में जब कई एयरलाइंस बेहद नुकसान से गुजरी, कुछ तो दिवालिया हो गईं और कई ने अपना व्यवसाय ही बंद कर दिया। साउथवेस्ट न सिर्फ बचा रहा
बल्कि अपने व्यवसाय में तरक्की भी की। हर्ब केलेहर सफलता के इच्छुक व्यक्ति को सलाह देते हैं, अपने विचारों पर डटे रहिए, इसके बावजूद कि प्रतिस्पर्धी कंपनियों के विरोध की वजह से, ताकि साउथ वेस्ट को इस व्यवसाय में उतरने से रोका जा सके। उन्होंने अपने सकारात्मक स्वभाव के कारण 3.5 साल कोर्ट के चक्कर लगाए और केस लड़ा। हमेशा ग्राहक के बारे में सोचिए, वो क्या चाहते हैं और उन्हें वही दीजिए। अपनी कठिनाइयों से सकारात्मक कदम उठाकर उबरिए। हमेशा नए विचारों के लिए अपना मन खुला रखिए और जैसे ही मौका मिले उन्हें पकड़ लीजिए। सुव्यवस्थित योजना, इच्छा को कर्म में साकार करना। दौलतमंद बनने की ओर 6वां कदम। आपने सीखा है कि इंसान जो भी सृजन करता है या हासिल करता है, वो इच्छा के रूप में शुरू होता है। इच्छा ही हमें यात्रा के पहले दौर में ले जाती है, अमूर्त से मूर्त, यथार्थ की ओर ले जाती है, कल्पना की वर्कशॉप में ले जाती है, जहां इस रूपांतरण की योजनाएं बनाई जाती हैं और व्यवस्थित की जाती हैं। अध्याय 2 में आपको 6 निश्चित व्यवहारिक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आप धन की इच्छा को इसके भौतिक रूप में रूपांतरित करने की दिशा में आगे बढ़ सके। इनमें से एक कदम है निश्चित और व्यवहारिक योजनाएं बनाना, जिनके द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। अब आपको निर्देश दिए जाएंगे कि आप किस तरह व्यवहारिक योजनाएं बना सकते हैं। नंबर 1, धन कमाने की आपकी योजना के बनने और पूरा होने में आपको जितने लोगों के समूह की आवश्यकता हो, उतने लोगों से जुड़े। बाद के अध्याय में बताए गए तरीके से मास्टरमाइंड सिद्धांत का प्रयोग करें। इस निर्देश का पालन करना बिल्कुल अनिवार्य है, इसे नजरअंदाज न करें। नंबर 2, अपना मास्टरमाइंड समूह बनाने से पहले यह फैसला करें कि आप अपने समूह के सदस्यों को उनके सहयोग के बदले में क्या लाभ दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी मुआवजे के बिना अनंत काल तक काम नहीं करेगा। कोई भी समझदार व्यक्ति पर्याप्त मुआवजे के बिना दूसरे व्यक्ति से काम करने का आग्रह या आशा नहीं करेगा। हालांकि हो सकता है कि यह हमेशा धन के रूप में ना हो। नंबर 3, सप्ताह में कम से कम 2 बार और जितना अधिक संभव हो अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों से मिले, जब तक कि आप मिलकर धन कमाने के लिए आवश्यक योजनाएं पूरी तरह से ना बना लें। नंबर 4, अपने मास्टरमाइंड समूह के हर सदस्य के साथ आपका तालमेल आदर्श होना चाहिए। अगर आप इस निर्देश का पूरी तरह पालन नहीं करेंगे तो आप असफल हो सकते हैं। मास्टरमाइंड सिद्धांत वहां पर सफल नहीं हो सकता जहां पूरा तालमेल ना हो। इन तथ्यों को अपने दिमाग में रखें। पहला, आप अपने लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न हैं। सफलता सुनिश्चित करने के लिए आपके पास त्रुटिहीन योजनाएं होनी चाहिए। दूसरा, आपको दूसरों के अनुभव, शिक्षा, प्राकृतिक योग्यता और कल्पना का लाभ प्राप्त करना चाहिए। ये उन तरीकों से मेल खाता है जिनका अनुसरण करके हर दौलतमंद आदमी ने दौलत कमाई है। दूसरे लोगों के सहयोग के बिना किसी व्यक्ति में इतना अनुभव, शिक्षा, जन्मजात योग्यता और ज्ञान नहीं होता कि ढेर सारी दौलत का संग्रह सुनिश्चित हो जाए। दौलत कमाने के अपने प्रयास में आप जिस भी योजना को अमल में लाएं, वो योजना आपके और आपके मास्टरमाइंड समूह के हर सदस्य की संयुक्त रचना होनी चाहिए। आप अपने मन से निकली योजनाओं को आंशिक तौर पर या पूरे तौर पर बना सकते हैं, परंतु यह जरूरी है कि इन योजनाओं को आपके मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों द्वारा जांचा जाए और स्वीकार किया जाए। अगर आपके द्वारा बनाई गई पहली योजना सफलतापूर्वक काम न करे तो इसके स्थान पर एक नई योजना ले आएं। अगर ये नई योजना भी काम न करे तो इसके बदले में एक और नई योजना लाएं तथा इसी तरह करते रहें जब तक कि आपको ऐसी योजना न मिल जाए जो काम करे। इसी बिंदु पर अधिकांश लोग असफल होते हैं क्योंकि उनमें असफल योजनाओं के स्थान पर नई योजनाएं बनाने की लगन का अभाव होता है।
दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी भी धन कमाने या किसी और काम में तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसकी योजनाएं व्यवहारिक और अमल में लाने योग्य ना हो। इस तथ्य को अपने मन में रखें और जब तक आपकी योजनाएं असफल हों तो ये भी याद रखें कि अस्थायी पराजय सिर्फ एक विलंब है। इसका ये अर्थ हो सकता है कि आप जिस योजना पर काम कर रहे थे वो दमदार या त्रुटिहीन नहीं थी। दूसरी योजनाएं बनाएं, एक बार फिर से शुरू करें। थॉमस एल्वा एडिसन 10,000 बार फेल हुए थे इससे पहले कि वे विद्युत बल्ब का आविष्कार कर पाते। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि एडिसन को सफलता मिलने से पहले 10,000 बार अस्थायी असफलताओं का सामना करना पड़ा। अस्थायी पराजय का एक ही अर्थ होना चाहिए और वो ये कि आपकी योजना में किसी खास किस्म के ज्ञान की कमी थी। लाखों करोड़ों लोग गरीबी और दुख भरा जीवन बिताते हैं क्योंकि उनके पास कोई दमदार योजना नहीं होती जिसके द्वारा धन कमा सकें। आपकी योजना जितनी दमदार होगी, आपकी उपलब्धि उतनी ही होगी। कोई भी आदमी तब तक नहीं हारता जब तक कि वो मैदान न छोड़ दे, यानी जब तक कि वो हिम्मत न हार जाए। जेम्स जे हिल ने जब पहली बार पूर्व से पश्चिम तक रेल रोड बनाने के लिए आवश्यक पूंजी उगाने का प्रयास किया तो उन्हें अस्थायी पराजय का सामना करना पड़ा, परंतु उन्होंने नई योजनाओं के द्वारा अपनी पराजय को विजय में बदल दिया। हेनरी फोर्ड को भी अस्थायी पराजय का सामना करना पड़ा और ऐसा न सिर्फ उनके ऑटोमोबाइल करियर की शुरुआत में हुआ बल्कि तब भी हुआ जब वे अपने करियर की ऊंचाइयों पर पहुंच गए थे। उन्होंने नई योजनाएं बनाई और आर्थिक विजय की एक लंबी छलांग लगा दी। हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने बहुत सारा धन कमाया है, परंतु हम अक्सर उनकी विजय ही देख पाते हैं और उन अस्थायी पराजयों को नजरअंदाज कर देते हैं जिन्हें पार करके ही वो इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। इस फिलॉसफी का कोई भी अनुयायी ये आशा नहीं करेगा कि उसे अस्थायी पराजय के अनुभव के बिना ढेर सारी दौलत मिल जाएगी। पराजय को इस बात का संकेत माने कि आपकी योजनाएं दमदार नहीं हैं। फिर आप इन योजनाओं को दोबारा बना लें और अपने प्रिय लक्ष्य की दिशा में एक बार फिर चल दें। अगर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही प्रयास करना छोड़ देते हैं तो आप भगोड़े हैं। भगोड़े लोग कभी नहीं जीतते और जीतने वाले कभी नहीं भागते। इस वाक्य को गांठ बांध लें और बड़े अक्षरों में कागज पर लिख लें और इसे ऐसी जगह पर रखें जहां आप इसे हर रात सोने से पहले और सुबह उठने के बाद देख सकें। जब आप अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों को चुनना शुरू करें तो उन लोगों को चुनने का प्रयास करें जो पराजय को गंभीरता से नहीं लेते। कुछ लोग मूर्खतावश ये विश्वास करते हैं कि केवल पैसे से ही पैसा कमाया जा सकता है। ये सच नहीं है। प्रबल इच्छा ही वो माध्यम है जिसके द्वारा पैसा बनाया जाता है और आप इस प्रबल इच्छा को यहां बताए गए सिद्धांतों की मदद से इसे आर्थिक रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। धन अपने आप में कुछ नहीं है, यह सिर्फ एक निर्जीव पदार्थ है। यह ना चल सकता है, ना सोच सकता है, ना बोल सकता है, परंतु यह सुन सकता है। और जब कोई आदमी इसकी प्रबल इच्छा करता है तो ये उसके आमंत्रण पर दौड़ा चला आता है। सेल्स सेवाओं की बिक्री की योजना। बचे हुए अध्याय में मार्केटिंग सेवाओं के साधन और रास्तों पर विधिवत वर्णन किया गया है। यहां पर जो भी जानकारी दी जाएगी वो व्यवहारिक होगी, जिससे बाजार में कोई सेवा देने के लिए हर व्यक्ति को मदद कर सके। खासकर उन लोगों के लिए ये अमृत की भांति होगी जिन्हें अपनी जिंदगी एक नेता के रूप में गुजारनी है। अमीर बनने की दिशा में किए गए किसी भी काम की सफलता के लिए बुद्धिमत्ता पूर्वक योजना बनाना अनिवार्य है। यहाँ पर आपको ऐसे विस्तृत निर्देश मिलेंगे जिनके द्वारा आप व्यक्तिगत सेवाओं को बेचकर अमीर बनना शुरू कर सकते हैं। ये जानना उत्साहवर्धक है कि जितने भी लोगों ने बहुत अधिक धन कमाया है उनकी शुरुआत व्यक्तिगत सेवाओं के मुआवजे के रूप में या विचारों की बिक्री से हुई थी। जिसके पास जायदाद ना हो वो अमीर बनने के लिए विचार और व्यक्तिगत सेवाओं के अलावा और दे क्या सकता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं,
एक तरह का अवसर। लीडरशिप के प्रमुख गुण। लीडरशिप के महत्वपूर्ण गुण निम्नलिखित हैं। पहला, अविचल साहस। यह साहस स्वयं के ज्ञान और अपने व्यवसाय के ज्ञान पर आधारित होता है। कोई भी अनुयायी नहीं चाहता कि उसके लीडर में आत्मविश्वास और साहस का अभाव हो। कोई भी बुद्धिमान अनुयायी ऐसे लीडर को लंबे समय तक नहीं झेल पाता। नंबर 2, आत्मनियंत्रण। वो आदमी जो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता, दूसरों को कभी नियंत्रित नहीं कर सकता। अनुसरण के सामने आत्मनियंत्रण एक शक्तिशाली मिसाल बन जाता है, जिसे वो अनुयायी सीख लेता है जो अधिक बुद्धिमान होता है। तीसरा, न्यायपूर्ण आचरण। न्यायपूर्ण आचरण के बिना कोई लीडर अपने अनुयायियों का सम्मान तो नहीं हासिल कर सकता, ना ही उसे लंबे समय तक बांधे रख सकता है। चौथा, निर्णय की निश्चितता। जो आदमी दुलमुल निर्णय लेता है वो बताता है कि उसे खुद पर विश्वास नहीं है, और ऐसा आदमी दूसरों का सफलतापूर्वक नेतृत्व नहीं कर सकता। पांचवां, योजनाओं की निश्चितता। सफल लीडर अपने काम की योजना बनाता है और योजना पर काम करता है। जो लीडर व्यवहारिक और निश्चित योजनाओं के बिना केवल अंदाजे से काम करता है, वो उस जहाज की तरह होता है जिसमें रेडार ना हो। देर सवेर वो चट्टानों से टकराकर नष्ट हो जाएगा। छठा, जितना मिले उससे ज्यादा देने की आदत। लीडरशिप की सजाओं में से एक ये है कि लीडर अपने अनुयायियों से जितने की आशा रखता है, उसे स्वेच्छा से उसे देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सातवां, सुखद व्यक्तित्व। कोई भी बेतरतीब या लापरवाह आदमी सफल लीडर नहीं बन सकता। लीडरशिप के लिए सम्मान चाहिए। अनुयायी ऐसे लीडर का सम्मान नहीं करेंगे जिसे सुखद व्यक्तित्व के सभी तत्वों में अच्छे अंक न मिले। आठवां, सहानुभूति और समझ। सफल लीडर को अपने समर्थकों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। यही नहीं, उन्हें और उनकी समस्याओं को भी समझना चाहिए। नौवां, विवरण की कुशलता। सफल लीडरशिप के लिए यह भी जरूरी है कि वो लीडर की स्थिति के विवरण में पारंगत हो। 10वां, पूरी जिम्मेदारी लेने की इच्छा। सफल लीडर को अपने समर्थकों की गलतियों और कमियों की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर वो इस जिम्मेदारी को दूसरे पर थोप देता है तो वो लीडर नहीं बना रहेगा। अगर उसका कोई समर्थक कोई गलती करता है और अपने आप को अयोग्य सिद्ध करता है तो लीडर को यह मानना चाहिए कि गलती उसी की है और वही असफल हुआ है। 11वां, सहयोग। सफल लीडर को मिलकर प्रयास करने के सिद्धांत को समझ लेना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए और अपने अनुयायियों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। लीडरशिप के लिए शक्ति या सत्ता की आवश्यकता होती है और शक्ति के लिए सहयोग की। लीडरशिप के दो रूप हैं। पहला और अधिक प्रभावी रूप है समर्थकों और अनुयायियों की सहमति और सहानुभूति के साथ। दूसरा है शक्ति के साथ, जिसमें समर्थकों की सहमति या सहानुभूति ना हो। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जो बताते हैं कि शक्ति के साथ हासिल की गई लीडरशिप देर तक नहीं टिक सकती। तानाशाहों और राजाओं के पतन और गुमनामी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि लोग थोपी हुई नेतागिरी को लंबे समय तक नहीं झेल पाते और उनका अनुसरण नहीं कर पाते। नेपोलियन, मुसोलिनी, हिटलर शक्ति के द्वारा हासिल की गई लीडरशिप के उदाहरण थे। उनकी नेतागिरी खत्म हो गई। समर्थकों की सहमति द्वारा नेतागिरी ही लीडरशिप का वो इकलौता रूप है जो लंबे समय तक बने रहते हैं। लोग शक्ति के आधार पर थोपी हुई लीडरशिप का अल्पकाल तक अनुसरण करते हैं, परंतु वे ऐसा इच्छा से या मर्जी से नहीं करते। लीडरशिप की नई ब्रांड में कुछ अन्य तत्वों के अलावा लीडरशिप के वो 11 तत्व शामिल होंगे जिनका वर्णन इस अध्याय में किया गया है।
जो व्यक्ति इन्हें अपनी लीडरशिप का आधार बनाता है, उसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में लीडर बनने के प्रचुर अवसर मिलेंगे। लीडरशिप में असफल होने के 10 प्रमुख कारण। अब हम लीडर्स की प्रमुख गलतियों को बताते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि नेता असफल क्यों होते हैं। ये जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि लीडर क्या ना करें, जितना कि ये जानना कि लीडर क्या करें। पहला, विवरण व्यवस्थित करने की अयोग्यता। प्रभावी लीडरशिप के लिए आवश्यक है कि आप में डिटेल्स को व्यवस्थित करते और उनमें पारंगत होने की योग्यता हो। कोई भी वास्तविक लीडर भी इतना व्यस्त नहीं होता कि उसके पास वो काम करने का समय ना हो जो उसे लीडर के रूप में करना चाहिए। जब कोई आदमी, चाहे वो लीडर हो या अनुयायी, ये कहता है कि वो अपनी योजनाएं बदलने या किसी आपातकालीन स्थिति का सामना करने में इसलिए असमर्थ है क्योंकि वो बहुत अधिक व्यस्त है, तो वो अपनी अक्षमता सिद्ध करता है। सफल लीडर अपनी स्थिति से संबंधित सारी डिटेल्स में पारंगत होता है। इसका अर्थ ये है कि उसे ये आदत डाल लेनी चाहिए कि वो डिटेल्स को अपने योग्य सेनापतियों के हवाले कर दे। दूसरा, विनम्र सेवा प्रदान करने की अनिच्छा। जब समय की मांग होती है तो वास्तविक महान लीडर्स ऐसा काम करने के लिए खुशी खुशी तैयार रहते हैं जो वो दूसरों से करने के लिए कहते हैं। तुम में से सबसे महान व्यक्ति सबका सेवक होगा, एक ऐसी सच्चाई है जिसका सभी योग्य लीडर पालन और सम्मान करते हैं। तीसरा, अपने ज्ञान के लिए भुगतान की उम्मीद करने के बजाय उस ज्ञान के प्रयोग के लिए भुगतान की आशा करना। दुनिया लोगों को कभी उनके
वो आदमी जो ओहदे को महत्व देता है, दरअसल उसके पास आमतौर पर महत्व देने के लिए और कुछ नहीं होता। वास्तविक लीडर के ऑफिस के दरवाजे उन सभी लोगों के लिए खुले रहते हैं जो अंदर प्रवेश करना चाहता है, और उसके काम करने का स्थान औपचारिकता और दिखावे से मुक्त होता है। यह लीडरशिप की असफलता का सबसे आम कारण है। इसमें से कोई भी गलती आपको असफल कराने के लिए पर्याप्त है। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं और ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप ये गलतियां न करें, तो इस सूची का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें। कुछ उपजाऊ क्षेत्र जिनमें नई लीडरशिप की जरूरत होगी। इस अध्याय को खत्म करने से पहले आपका ध्यान उन कुछ उपजाऊ क्षेत्रों की तरफ आकर्षित किया जाएगा जिनमें लीडरशिप का पतन हो रहा है और जिनमें नए तरह के नेताओं को प्रचुर अवसर मिल सकते हैं। पहला, राजनीति के क्षेत्र में नए नेता की काफी मांग है। एक ऐसी मांग जो आपातकालीन स्थिति में किसी प्रकार कम नहीं है। दूसरा, बैंकिंग बिजनेस भी सुधार के दौर से गुजर रहा है। तीसरा, उद्योग धंधों में नए लीडर्स की जरूरत है। इस क्षेत्र में भावी नेता को स्वयं को एक अर्ध सार्वजनिक अधिकारी मान लेना चाहिए, जिसका यह कर्तव्य है कि वो अपने ट्रस्ट को इस तरह से मैनेज करे कि वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए परेशानी पैदा न करे। चौथा, भविष्य में धार्मिक लीडर वर्तमान की आर्थिक और व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाते हुए अपने अनुयायियों की भौतिक आवश्यकताओं की तरफ पूरा ध्यान देने के लिए विवश हो जाएगा। उसे मृत अतीत और अजन्मे भविष्य की तरफ कम ध्यान देना होगा। पांचवां, वकालत, डॉक्टरी और शिक्षा के व्यवसायों में नए किस्म की लीडरशिप और कुछ हद तक नए लीडर्स की आवश्यकता होगी। ये शिक्षा के क्षेत्र में खास तौर पर सही है। इस क्षेत्र में भविष्य में लीडर को लोगों को शिक्षित करने के इस नए तरह के तरीके खोजने होंगे कि वो स्कूल या कॉलेज में प्राप्त ज्ञान का जीवन में किस तरह उपयोग करे। उसे सिद्धांतों पर कम और व्यवहारिक उपयोगिता पर अधिक ध्यान देना होगा। छठवां, पत्रकारिता के क्षेत्र में नए लीडर्स की आवश्यकता होगी। ये उन क्षेत्रों में थोड़े से क्षेत्र हैं जहां नए लीडर्स या नई किस्म की लीडरशिप की आवश्यकता है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। इसका अर्थ यह है कि इंसान की आदतों को भी इसी परिवर्तन के अनुरूप बदलना होगा। यहां पर जो साधन बताए जा रहे हैं वो अन्य किसी भी साधन की तुलना में इंसान की प्रगति को अधिक निर्धारित करेंगे। किसी पद के लिए कब और कैसे आवेदन करें, यहां पर जो बताया जा रहा है वो कई वर्षों के अनुभव का रस है। इसमें सेवाओं को प्रभावी ढंग से बेचने में हजारों लोगों की मदद की है। अनुभव ये सिद्ध करता है कि निम्नलिखित तरीके सबसे सीधे और प्रभावी तरीके हैं जो व्यक्तिगत सेवाओं के खरीदार और विक्रेता दोनों को जोड़ते हैं। पहला, रोजगार ब्यूरो। सावधानी से किसी प्रतिष्ठित ब्यूरो का चुनाव करना चाहिए जिसकी उपलब्धि के संतोषजनक परिणाम हो और जिसने पर्याप्त लोगों को अच्छी नौकरियां दिलवाई हों। ऐसे ब्यूरो तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। दूसरा, अखबार, बिजनेस जर्नल्स, मैगजीन्स में विज्ञापन। आमतौर पर वर्गीकृत विज्ञापन उन मामलों में संतोषजनक परिणाम देते हैं जहां क्लर्क या तनख्वाह वाले आम पदों के लिए अप्लाई किया जाता है। उन लोगों के लिए डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग आवश्यक है जो एग्जीक्यूटिव पद चाहते हैं। ये विज्ञापन अखबार के ऐसे खंड में छपना चाहिए जहां नियोक्ता का ध्यान इसकी तरफ एकदम चला जाए। ये विज्ञापन किसी विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया जाना चाहिए जो अच्छी तरह से जानता है कि किस तरह से पर्याप्त बेचने वाले गुणों का समावेश किया जाए ताकि सकारात्मक जवाब प्राप्त हो सके। तीसरा, एप्लीकेशन के व्यक्तिगत पत्र जो सीधे उन फर्म्स या व्यक्तियों को लिखे जाएं जहां ऐसी सेवाओं की आवश्यकता हो। इन पत्रों को अच्छी तरह से साफ टाइप करवाया जाए और इन पर हाथ हस्ताक्षर किए जाएं। पत्र के साथ आवेदक की योग्यता का पूरा ब्यौरा होना चाहिए। आवेदन पत्र और अनुभव या योग्यता का ब्यौरा दोनों ही किसी विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। चौथा, व्यक्तिगत परिचितों के द्वारा आवेदन। जहां तक संभव हो आवेदकों को
किसी साझा परिचित के माध्यम से संभावित नियोक्ताओं के पास आवेदन भेजना चाहिए। इस तरीके से उन लोगों को खास लाभ होता है जो एग्जीक्यूटिव कनेक्शन चाहते हैं और अपनी तारीफ खुद नहीं करना चाहते हैं। 5वां, स्वयं आवेदन देना। कई मामलों में यह अधिक प्रभावी होता है कि आवेदक खुद ही संभावित नियोक्ताओं को व्यक्तिगत रूप से अपनी सेवाएं दे, जिस स्थिति में उस पद के लिए आवश्यक योग्यताओं का पूरा ब्यौरा दिया जाना चाहिए, क्योंकि संभावित नियोक्ता अक्सर संभावित कर्मचारियों के रिकॉर्ड के बारे में अपने सहयोगियों से चर्चा करना पसंद करते हैं। लिखित ब्रीफ में क्या जानकारी दी जाए? ब्रीफ उतनी ही सावधानी से तैयार किया जाना चाहिए जितनी सावधानी से वकील कोर्ट में चल रहे अपने केस का ब्रीफ तैयार करता है, जब तक कि आवेदक को इस तरह के ब्रीफ तैयार करने का अनुभव न हो। विशेषज्ञ की राय ली जानी चाहिए और इस हेतु उसकी सेवाएं ली जानी चाहिए। सफल व्यवसायी ऐसे लोगों को नौकरी पर रखते हैं जो अपने माल की विशेषताओं और खासियत के विज्ञापन करने की कला और मनोविज्ञान को समझते हैं। जिसे अपनी व्यक्तिगत सेवाएं बेचनी हो उसे यही करना चाहिए। ब्रीफ में निम्न जानकारी होनी चाहिए। पहली, शिक्षा। संक्षेप में परंतु स्पष्ट रूप से लिखें कि आपकी शिक्षा कहां तक है, आपने कॉलेज में किन विषयों में विशेषज्ञता हासिल की है और उस विशेषज्ञता के पीछे के कारण भी बताएं। दूसरा, अनुभव। अगर आपको उस तरह की नौकरी का कोई अनुभव है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो पूरी तरह से उसका उल्लेख करें और अपने पूर्व नियोक्ताओं के नाम और पते भी लिखें। यह निश्चित रूप से लिखें कि आपको उस पद पर किस तरह के काम का विशेष अनुभव है जिस वजह से आप उस पद के लिए अधिक उपयुक्त हैं जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। तीसरा, संदर्भ। लगभग हर बिजनेस फर्म उन संभावित कर्मचारियों के पिछले रिकॉर्ड के बारे में सब कुछ जानना चाहती है जो जिम्मेदारी के पद के लिए आवेदन करते हैं। अपने ब्रीफ के साथ इन लोगों के पन्नों की छाया प्रतियां लगा दें। अ, पूर्व नियोक्ता। ब, वे शिक्षक जिसे आपने पढ़ा है। स, प्रसिद्ध लोग जिसकी बात पर भरोसा किया जा सकता है। चौथा, किसी निश्चित पद के लिए आवेदन दें। आवेदन करते समय ये उल्लेख करना ना भूलें कि आप उस पद के लिए आवेदन दे रहे हैं। किसी भी पद के लिए आवेदन ना करें, इससे ये। 7वां, अपने संभावित नियोक्ता के बिजनेस का ज्ञान। किसी भी नौकरी के लिए आवेदन देते समय उस बिजनेस के बारे में पर्याप्त रिसर्च कर लें और उस बिजनेस की पर्याप्त जानकारी हासिल कर लें। अपने ब्रीफ में ये संकेत करें कि आपने उस क्षेत्र में क्या ज्ञान हासिल किया है। इससे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आप में कल्पनाशीलता है और उस पद को हासिल करने में आपकी सच्ची रुचि है। एक बार आपने अपना ब्रीफ तैयार कर लिया तो फिर इसे एक अच्छे कागज पर प्रिंट करा लें। एक बार ध्यान से व्याकरण देख लें, स्पेलिंग मिस्टेक चेक कर लें। ऊपर दिए गए सुझावों का अपनी बुद्धि द्वारा जहां भी उपयोगी लगे अनुसरण करें। सफल सेल्समैन अपने पहनावे पर ध्यान देते हैं। वो जानते हैं कि पहली छाप अमिट होती है। आपका ब्रीफ आपका सेल्समैन है। इसे अच्छा सा सूट पहनाइए ताकि ये दूसरों से अलग दिख सके, ताकि आपका संभावित नियोक्ता कहे कि उसने आज तक इस तरह का ब्रीफ नहीं देखा जो किसी पद के लिए आवेदन के साथ आया है। अगर आप जिस पद के लिए प्रयास कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है तो उसके लिए सावधानी से तैयारी करना भी महत्वपूर्ण है। इससे भी बड़ी बात यह कि अगर आप अपने नियोक्ता को खुद को इस तरीके से बेचते हैं कि वो आपसे प्रभावित हो जाता है तो आपको शायद शुरुआत में ही उससे अधिक मिलने लगेंगे जिसकी आपने उम्मीद की थी। अगर आप विज्ञापन एजेंसी या एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के माध्यम से रोजगार ढूंढ रहे हैं तो आप एजेंट से अपने ब्रीफ की प्रतियां इस्तेमाल करने को कहें ताकि आपकी सेवाओं की बेहतर मार्केटिंग हो सके। इससे एजेंट और संभावित नियोक्ता दोनों ही आपको प्राथमिकता देने लगेंगे। वही पद कैसे पाएं जो आप चाहते हैं? हर आदमी उस तरह का काम करना पसंद करता है जिसके लिए वो सबसे अधिक उपयुक्त होता है। चित्रकार रंगों से काम करना पसंद करता है
कलाकार हाथों से काम करना पसंद करता है और लेखक लिखना पसंद करता है। जिसके पास काम के स्पष्ट गुण होते हैं वो बिजनेसमैन और उद्योग के निश्चित क्षेत्र को प्राथमिकता देते हैं। यदि अमेरिका में कोई बहुत बढ़िया चीज है तो वो ये है कि यहाँ पर व्यवसायों, उत्पादन, मार्केटिंग और प्रोफेशंस की पूरी श्रृंखला मौजूद है। पहला, ये तय कर लें कि आप किस तरह की नौकरी चाहते हैं। अगर वो नौकरी या पद अस्तित्व में नहीं है तो शायद आप उसे अस्तित्व में ला सकते हैं। दूसरा, उस कंपनी या आदमी को चुन लें जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं। तीसरा, अपने संभावित नियोक्ता का और साथ ही उस कंपनी की नीतियों, स्टाफ और प्रगति के अवसरों का ही अध्ययन करें। चौथा, स्वयं के गुणों और क्षमताओं का विश्लेषण करें और ये जानें कि आप क्या प्रदान कर सकते हैं। उन लाभों, सेवाओं, विकास, विचारों को देने के तरीके खोजें जिनके बारे में आपको विश्वास है कि आप उन्हें सफलतापूर्वक दे सकते हैं। पांचवा, नौकरी के बारे में भूल जाएं कि वहां पर कोई संभावना है या नहीं। क्या आपके पास मेरे लिए कोई नौकरी है? कि आम रूटीन को भूल जाएं। इस बात पर ध्यान एकाग्र करें कि आप क्या दे सकते हैं। छठा, एक बार आप अपने दिमाग में योजना बना लें तो किसी अनुभवी लेखक से कागज पर साफ तरीके से और पूरे विस्तार से लिखवा लें। सातवां, इसे सही पद पर बैठे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करें और बाकी का काम वो कर देगा। हर कंपनी ऐसे लोगों की तलाश में है जो उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण काम कर सके, चाहे वो काम विचारों के संबंध में हो या फिर सेवाओं या कनेक्शन के संदर्भ में हो। हर कंपनी में ऐसे आदमी के लिए हमेशा जगह होती है जिसके पास एक निश्चित कार्य योजना हो जिससे उस कंपनी को लाभ पहुंच सके। जब आप इस तरह से काम करेंगे तो हो सकता है कि इसमें कुछ दिन या कुछ सप्ताह का अतिरिक्त समय लग जाए, परंतु इसकी वजह से आपकी आमदनी, तरक्की और प्रतिष्ठा में जो अंतर होगा वो कम तनख्वाह पर कड़ी मेहनत के आपके कई साल बचा देगा। इसके कई लाभ हैं जिनमें सबसे प्रमुख ये है कि इससे अक्सर आपके चुने हुए लक्ष्य तक पहुंचने में आपका 1 साल से लेकर 5 साल तक का समय बच जाता है। जो व्यक्ति प्रगति की सीढ़ी पर आधी ऊंचाई से शुरुआत करता है वो सावधानी पूर्वक बनाई गई योजना के द्वारा ऐसा करता है। सेवाओं की मार्केटिंग का नया तरीका। जो लोग भविष्य में अपनी सेवाओं की मार्केटिंग बेहतर तरीके से करना चाहते हैं उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि नियोक्ता और कर्मचारी के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे बल्कि बदल चुके हैं। नियोक्ताओं और उनके कर्मचारियों के बीच भावी संबंध एक पार्टनरशिप के रूप में होंगे। पहला नियोक्ता, दूसरा कर्मचारी, तीसरा जनता जिसकी वो सेवा करते हैं। व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग के नए तरीकों को कई कारणों से नया कहा जाता है। पहला कारण ये है कि भविष्य में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही सहकर्मी समझे जाएंगे जिनका बिजनेस है जनता की बेहतर सेवा करना। पुराने जमाने में नियोक्ता और कर्मचारी आपस में ही सौदेबाजी कर लिया करते थे ताकि उन्हें एक दूसरे से अधिकतम लाभ हो सके और वे इस बात पर विचार नहीं करते थे कि अंतिम विश्लेषण में वो दरअसल ऐसा तीसरी पार्टी की कीमत पर कर रहे थे, यानी कि जनता जिसकी वो सेवा कर रहे थे। शिष्टाचार और सेवा आज व्यापार के लोकप्रिय शब्द हैं और वे उस आदमी पर अधिक लागू होते हैं जो व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग कर रहा है बजाय उस नियोक्ता के जिसकी वो सेवा कर रहा है। इसका कारण ये है कि अंतिम विश्लेषण में नियोक्ता और उसका कर्मचारी दोनों ही जनता द्वारा नियुक्त हैं जिसकी वो सेवा कर रहे हैं। अगर वे अच्छी तरह सेवा करने में सफल नहीं होते तो उन्हें सेवा करने का मौका नहीं दिया जाएगा। आपकी QQS रेटिंग क्या है? सेवाओं की प्रभावी मार्केटिंग में सफलता के कारण स्पष्ट रूप से और विस्तार से बता दिए गए हैं। जब तक इन कारणों का अध्ययन तथा विश्लेषण नहीं किया जाता और जब तक उन्हें समझा नहीं जाता तब तक कोई भी आदमी अपनी सेवाओं को प्रभावी ढंग से और स्थायी रूप से नहीं बेच सकता।
हर आदमी को अपनी व्यक्तिगत सेवाओं का सेल्समैन होना चाहिए। सर्विस की गुणवत्ता, मात्रा और भावना काफी हद तक तनख्वाह और रोजगार की अवधि को तय करती है। व्यक्तिगत सेवाओं की प्रभावी मार्केटिंग के लिए, जिसका अर्थ है स्थायी मार्केट, संतोषजनक मूल्य, सुखद स्थिति, आपको QQS फॉर्मूला अपनाना चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए, जिसका अर्थ है क्वालिटी प्लस क्वांटिटी प्लस सहयोग की सही भावना इज इक्वल टू सेवा की आदर्श सेल्समैनशिप। QQS फॉर्मूले को याद रखें और इससे भी अधिक करें, इसकी आदत डाल लें। आइए हम इस फॉर्मूले का विश्लेषण करें ताकि हम आश्वस्त हो सकें कि हम इसका अर्थ ठीक ठीक समझ गए हैं। पहला, क्वालिटी। सेवा की क्वालिटी का अर्थ है पद संबंधी हर डिटेल में सर्वाधिक प्रभावी और कार्यकुशल तरीके से प्रदर्शन और मन में हमेशा अधिक कार्यकुशलता का लक्ष्य। दूसरा, क्वांटिटी। सेवा की क्वांटिटी का अर्थ है हमेशा अपनी क्षमता के हिसाब से पूरी सेवा देना। आपका लक्ष्य होना चाहिए सेवा की मात्रा को बढ़ाना। अभ्यास और अनुभव के द्वारा आप अपनी क्षमता और निपुणता को विकसित कर सकते हैं। एक बार फिर आदत शब्द पर जोर दिया जा रहा है। तीसरा, स्पिरिट। सेवा की स्पिरिट या भावना का अर्थ है खुशनुमा तालमेल का व्यवहार, जिससे सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त हो सके। आपकी सर्विस की क्वालिटी और क्वांटिटी ही आपकी सर्विस के लिए स्थायी बाजार बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। आप अपनी सेवा किस भावना से करते हैं या सेवा से करते हैं, आपका व्यवहार कैसा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। इससे न सिर्फ सेवा के बदले में मिलने वाला भुगतान प्रभावित होता है, बल्कि रोजगार की अवधि भी प्रभावित होती है। एंड्रयू कार्नेगी ने इस बिंदु पर बहुत जोर दिया था। उनका कहना था कि व्यक्तिगत सर्विस की मार्केटिंग में सफलता की तरफ ले जाने वाले तत्वों में बाकी तत्वों की तुलना में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। ये अनुमान लगाना उचित होगा कि आपकी वार्षिक आय
आपकी कैपिटल वैल्यू की 6% है। धन पर 6% प्रतिवर्ष ब्याज मिलता है। धन मन से अधिक मूल्यवान नहीं है, प्रायः मन धन से अधिक मूल्यवान होता है। योग्य मन की अगर प्रभावी ढंग से मार्केटिंग की जाए तो ये पूंजी का अधिक प्रभावी रूप दर्शाता है, जिसकी सामान बेचने के लिए बिजनेस में जरूरत होती है। मन पूंजी का एक ऐसा रूप है जो मंदी के दौर में स्थायी रूप से अवमूलन का शिकार नहीं होता। ना ही पूंजी के रूप की चोरी की जा सकती है, ना ही इसे खर्च किया जा सकता है। यही नहीं, जो धन बिजनेस के व्यवहार के लिए अनिवार्य है वो तब तक धूल के कण की तरह मूल्यहीन है जब तक कि इसे योग्य मन के साथ न जोड़ा जाए। असफलता के 3 मुख्य कारण, इनमें से कितने आपको पीछे धकेल रहे हैं? जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बहुत से लोग गंभीरता से प्रयास करते हैं और असफल होते हैं। विडंबना यह है कि ज्यादातर लोग असफल होते हैं और बहुत कम लोग ही सफल हो पाते हैं। मुझे एक बार हजारों स्त्री पुरुषों के विश्लेषण का अवसर मिला और उनमें से 98% लोग असफल लोगों की श्रेणी में थे। मेरे विश्लेषण ने यह साबित किया कि असफलता के पीछे 30 मुख्य कारण होते हैं। विश्लेषण से वो 13 प्रमुख सिद्धांत भी सामने आए जिनके द्वारा लोग दौलत इकट्ठी कर सकते हैं। इस अध्याय में असफलता के 30 मुख्य कारणों का विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। पहला, हानिकारक आनुवांशिक पृष्ठभूमि। ऐसे लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता जिनके मन की शक्ति कमजोर हो। ये फिलॉसफी इस कमजोरी को दूर करने का केवल एक ही तरीका सुझा सकती है, मास्टरमाइंड की सहायता। बहरहाल इस बात का लाभ उठाएं कि असफलता के 30 कारणों में से एकमात्र कारण है जिसे व्यक्ति द्वारा आसानी से नहीं सुधारा जा सकता। दूसरा, जीवन में अच्छी तरह परिभाषित लक्ष्य का अभाव। ऐसे आदमी के लिए सफलता की कोई आशा नहीं है जिसका कोई केंद्रीय लक्ष्य या निश्चित लक्ष्य नहीं होता जिस पर वो निशाना साधे। मैंने जिन लोगों का विश्लेषण किया उनमें से 98% के पास ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था। शायद यही उनका असफलता का मुख्य कारण था। तीसरा, औसत दर्जे से ऊपर उठने की महत्वाकांक्षा का अभाव। हम ऐसे आदमी को कोई आशा प्रदान नहीं कर सकते जो उदासीन है और जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहता और जिसमें कीमत चुकाने की इच्छा भी नहीं है। चौथा, अपर्याप्त शिक्षा। ये एक ऐसी कमी है जिसे तुलनात्मक रूप से आसानी से पूरा किया जा सकता है। अनुभव से साबित हुआ है कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षित लोग अक्सर वो होते हैं जो स्व निर्माता या स्व शिक्षित होते हैं। शिक्षित व्यक्ति बनने के लिए सिर्फ कॉलेज की डिग्री ही काफी नहीं होती। शिक्षित व्यक्ति वो होता है जिसने वो चीज पाना सीख लिया जो वो जीवन में पाना चाहता है और इस प्रक्रिया में वो दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करता। शिक्षा में सिर्फ ज्ञान ही शामिल नहीं है। लोगों को सिर्फ उनके ज्ञान के लिए पैसे नहीं मिलते, बल्कि इस बात के लिए पैसे मिलते हैं कि वो अपने ज्ञान का किस तरह उपयोग करते हैं। पांचवां, आत्म अनुशासन की कमी। अनुशासन स्वयं पर नियंत्रण से आता है। इसका अर्थ यह है कि इंसान को सभी नकारात्मक गुणों को नियंत्रण में रखना चाहिए। स्थितियों को नियंत्रित करने से पहले आपको सबसे पहले खुद पर नियंत्रण रखना होगा। खुद को अनुशासित करना सबसे कठिन कार्य है। अगर आप खुद को नहीं जीत पाते तो आप खुद से हार जाएंगे। शीशे के सामने खड़े होने पर आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त और अपना सबसे बड़ा दुश्मन एक साथ खड़ा नजर आएगा। छठा, बुरा स्वास्थ्य। कोई भी व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य के बिना उल्लेखनीय सफलता का सुख नहीं भोग सकता। बुरे स्वास्थ्य के कई कारण पर काबू पाया जा सकता है। इनमें मुख्य हैं अ, हानिकारक भोज्य पदार्थ अधिक मात्रा में लेना, ब, विचार की बुरी आदतें, नकारात्मक बातें बोलना, स, सेक्स की अधिकता या उसका गलत प्रयोग, द, उचित शारीरिक व्यायाम का अभाव, ई, गलत तरीके से सांस लेने के कारण स्वच्छ हवा की अपर्याप्त पूर्ति।
7वां, बचपन में माहौल के बुरे प्रभाव। जिस तरह से पौधे को मोड़ा जाता है उसी तरह पेड़ उगेगा। आपराधिक प्रवृत्ति वाले अधिकांश लोगों की ऐसी प्रवृत्ति बुरे माहौल और बचपन की बुरी संगति का परिणाम होती है। 8वां, टाल मटोल। ये असफलता के सबसे आम कारणों में से एक है। टाल मटोल करने वाला आदमी हर इंसान की छाया में खड़ा रहता है और इंतजार करता है कि कब उसे सफलता के अवसर को बिगाड़ने का मौका मिले। हम में से अधिकांश लोग जीवन भर असफल होते रहते हैं क्योंकि हम किसी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने से पहले सही समय का इंतजार करते हैं। इंतजार मत करें। समय कभी पूरी तरह सही नहीं होगा। जहां आप खड़े हैं वहीं पर शुरू कर दें और आपके पास जो औजार है उन्हीं से काम करना शुरू कर दें। जब आप आगे बढ़ेंगे तो बेहतर औजार आपको अपने आप मिल जाएंगे। 9वां, लगन का अभाव। हम में से अधिकांश लोग शुरुआत करने में तो अच्छे होते हैं परंतु अपने शुरू किए गए कामों को पूरा करने में बहुत कमजोर होते हैं। यही नहीं, लोगों की ये आदत होती है कि वो पराजय की संभावना नजर आते ही हिम्मत हार जाते हैं। लगन का कोई विकल्प नहीं होता। वो व्यक्ति जो लगन को अपना मंत्र बनाता है ये पाता है कि असफलता आखिरकार थक चुकी है और उसके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा चुकी है। असफलता लगन का मुकाबला नहीं कर सकती। 10वां, नकारात्मक व्यक्तित्व। ऐसे आदमी के लिए सफलता की कोई आशा नहीं है जो नकारात्मक व्यक्तित्व के कारण लोगों को अपने से दूर कर देता है। सफलता शक्ति के प्रयोग के द्वारा आती है और शक्ति दूसरे लोगों के सहयोगपूर्ण प्रयासों के द्वारा हासिल की जाती है। नकारात्मक व्यक्तित्व से सहयोग नहीं मिलता। 11वां, कामेच्छा पर नियंत्रण का भाव। सेक्स की ऊर्जा उन सभी प्रेरक ऊर्जाओं में से सबसे अधिक शक्तिशाली है जिनसे लोग कार्य के लिए प्रवृत्त होते हैं। क्योंकि ये सबसे सशक्त भाव है इसलिए इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए और रूपांतरण के द्वारा दूसरे चैनलों में बदलना चाहिए। 12वां, कुछ नहीं के बदले बहुत कुछ पाने की अनियंत्रित इच्छा। जुए की प्रवृत्ति लाखों लोगों को असफल बना देती है। इसका प्रमाण 1929 के वॉल स्ट्रीट क्रैश के अध्ययन में पाया जा सकता है जिस दौरान लाखों लोगों ने स्टॉक मार्केट पर जुआ खेलकर पैसा बनाने की कोशिश की। 13वां, निर्णय की उचित शक्ति का अभाव। जो लोग सफल होते हैं वो तत्काल निर्णय पर पहुंचते हैं और अगर वे उन निर्णयों को बदलते हैं तो बहुत देर से बदलते हैं। जो लोग असफल होते हैं वो या तो निर्णय ही नहीं ले पाते या फिर बहुत देर से निर्णय लेते हैं परंतु वे अक्सर अपने निर्णय बदल लेते हैं और पल भर में बदल लेते हैं। अनिर्णय और टाल मटोल जुड़वा भाई हैं। जहां एक मिलेगा आमतौर पर दूसरा भी वहीं पर मिलेगा। इन जुड़वा भाइयों को मार डालें इससे पहले कि वो आपको असफलता के खूंटे से बांध दें। 14, 6 मूलभूत डरों में से एक या इससे अधिक। अंतिम अध्याय में इन डरों को विश्लेषण किया गया है। अपनी सेवाओं की प्रभावी मार्केटिंग करने से पहले आपको इन डरों को जीतना होगा। 15, विवाह में गलत जीवन साथी का चुनाव। ये असफलता का सबसे आम कारण है। विवाह का रिश्ता लोगों को अंतरंग रूप से करीब लाता है। जब तक यह रिश्ता सुखद तालमेल का ना हो असफलता निश्चित रूप से आपका पीछा करेगी। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह असफलता का एक ऐसा रूप होगा जिसमें दुख और कष्ट है जो महत्वाकांक्षा के सभी लक्षणों को नष्ट कर देंगे। 16वां, अति सावधानी। वो व्यक्ति जो जरा भी जोखिम नहीं लेता आमतौर पर उसे वही मिलता है जो बचा रहता है क्योंकि दूसरे लोग जिन्होंने जोखिम लिया अच्छी चीजें चुनकर ले जा चुके हैं। अति सावधानी भी उतनी ही बुरी है जितनी कि कम सावधानी। दोनों तरह की अति से बचें। ये ना भूलें कि जीवन में जोखिम का तत्व हमेशा रहता है। 17, बिजनेस में सहयोगियों का गलत चुनाव। ये बिजनेस में असफलता के सबसे आम कारणों में से एक है। व्यक्तिगत सर्विस की मार्केटिंग में आपको ऐसा नियोक्ता चुनने में बहुत सावधानी बरतनी होगी जो आपको प्रेरणा दे,
और जो स्वयं बुद्धिमान एवं सफल हो। हम उन लोगों का अनुसरण करते हैं जिनके साथ हम करीबी संपर्क में रहते हैं। ऐसा नियोक्ता चुनें जो अनुसरण करने लायक हो। 18वां, अंधविश्वास और पूर्वाग्रह। अंधविश्वास डर का एक रूप है। ये अज्ञान की निशानी भी है। जो लोग सफल होते हैं वो अपने दिमाग खुले रखते हैं और किसी चीज से नहीं डरते। 19वां, व्यवसाय का गलत चुनाव। कोई आदमी किसी ऐसी लाइन में सफल नहीं हो सकता जिसे वो पसंद ना करता हो। व्यक्तिगत सर्विस की मार्केटिंग में सबसे महत्वपूर्ण कदम है एक ऐसा व्यवसाय चुनना जिसमें आप अपने आप को पूरे उत्साह से झोंक सकें। 25वां, दूसरों के साथ सहयोग करने की अयोग्यता। ज्यादातर लोग जीवन में अपने पद और बड़े अवसर इस गलती के कारण गवा देते हैं। इस कारण जितने लोग असफल होते हैं उतने बाकी सभी कारणों को मिला देने पर भी नहीं होते। ये एक ऐसी गलती है जो कोई भी समझदार बिजनेस का लीडर सहन नहीं करेगा। 26वां, शक्ति जिसे आपने अपने प्रयासों से हासिल ना किया हो। दौलतमंद लोगों के पुत्र पुत्रियां और बाकी लोग जिन्होंने धन विरासत में हासिल किया है और जिसे ना उन्होंने खुद कमाया है और ना ही वो उसके योग्य हैं, ऐसे आदमी के हाथ में शक्ति जिसे उसने खुद धीरे धीरे हासिल ना किया हो सफलता के लिए घातक है। फटाफट अमीरी गरीबी से भी अधिक खतरनाक है। 27वां, जानबूझकर की गई बेईमानी। ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। परिस्थितियों के दबाव के कारण जिन पर इंसान का कोई नियंत्रण नहीं होता, कोई भी क्षणिक तौर पर बेईमानी कर सकता है। इससे कोई स्थायी हानि नहीं होगी, परंतु ऐसे आदमी के लिए कोई आशा नहीं है जो जानबूझकर बेईमानी का रास्ता चुनता है। देर सवेर उसे अपने कार्यों का फल मिलेगा और इसका परिणाम यह हो सकता है कि उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाए या वो अपनी स्वतंत्रता गंवा बैठे। 28वां, घमंड और अहंकार। ये दोनों लाल बत्तियां हैं जो दूसरों को दूर रहने की चेतावनी देती हैं। ये सफलता के लिए घातक है। 29वां, सोचने की बजाय अनुमान लगाना। ज्यादातर लोग इतने उदासीन या आलसी होते हैं कि वो सही सोचने के लिए आवश्यक पूरे तथ्य हासिल करने का कष्ट नहीं उठाते। वे अंदाजे के आधार पर आए विचारों पर या बिना सोचे समझे झटपट निर्णय करना पसंद करते हैं। 30वां, पूंजी का अभाव। ये उन लोगों में असफलता का एक आम कारण है जो पहली बार बिजनेस में उतरते हैं और उनके पास अपनी गलतियों के झटके को सहन करने के लिए पूंजी का पर्याप्त रिजर्व नहीं होता, जिसके द्वारा वे अपने आप को बाजार में तब तक बनाए रख सकें जब तक कि उनकी प्रतिष्ठा स्थापित न हो जाए। 31वां, इसमें आप असफलता के उस विशिष्ट कारण को लिख लें जिससे आप पीड़ित हैं, परंतु जो इस सूची में शामिल नहीं है। असफलता के 30 प्रमुख कारणों में जीवन की विडंबना का वर्णन मिलता है, जो लगभग हर उस आदमी के बारे में सही है जिसने कोशिश की है और जो असफल हुआ है। ये सहायक होगा यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को प्रेरित कर सकें जो आपको अच्छी तरह से जानता हो कि वो आपके साथ इस सूची को पढ़े और असफलता के 30 कारणों के संदर्भ में आपका विश्लेषण करे। अगर आप इसे अकेले आजमाना चाहते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है, परंतु अधिकांश लोग अपने आप को उस तरह से नहीं देख पाते जिस तरह से दूसरे लोग उन्हें देखते हैं। हो सकता है कि आप भी उनमें से हों जो ऐसा नहीं कर पाते। सबसे पुरानी सलाह है, इंसान अपने आप को जानो। अगर आप सामान को सफलतापूर्वक बेचना चाहते हैं तो आपको सामान का ज्ञान होना चाहिए। ये व्यक्तिगत सर्विसेज की मार्केटिंग के बारे में भी उतना ही सही है। आपको अपनी सारी कमजोरियां पता होनी चाहिए ताकि या तो आप उन पर नियंत्रण कर सकें या उन्हें पूरी तरह दूर कर सकें। आपको अपनी शक्तियां भी मालूम होनी चाहिए ताकि आप अपनी सर्विसेज बेचते समय उनकी तरफ सामने वाले का ध्यान आकर्षित कर सकें। आप अपने आप को सिर्फ सटीक विश्लेषण के द्वारा जान सकते हैं। अपने बारे में अज्ञान की मूर्खता एक युवक ने दिखाई जब उसने एक पद के लिए एक प्रसिद्ध बिजनेस मैनेजर के पास आवेदन दिया।
उसने तब तक तो अच्छा प्रभाव जमाया जब तक उससे ये नहीं पूछा गया कि वो कितनी तनख्वाह की उम्मीद करता है। उसने जवाब दिया कि उसने अपने दिमाग में कोई निश्चित राशि नहीं सोची है। निश्चित लक्ष्य का अभाव। मैनेजर ने इस पर कहा, हम आपको उतना वेतन देंगे जितना हम सोचते हैं, परंतु इसके पहले हम 1 सप्ताह तक आपका काम देखेंगे। मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा, आवेदक ने जवाब दिया। जहां मैं काम कर रहा हूं वहां पर मुझे उससे ज्यादा मिलते हैं। इससे पहले कि आप अपने वर्तमान पद की तनख्वाह में बढ़ोतरी के बारे में सौदेबाजी करें या कहीं और नौकरी की तलाश करें, ये सुनिश्चित कर लें कि आपको अभी जितना मिलता है आपका मूल्य उससे अधिक है। अधिक पैसा कमाने की बात अलग है। हर आदमी ज्यादा पैसा चाहता है, परंतु ये पूरी तरह से भिन्न बात है कि आवक मूल्य अधिक हो। कई लोग अपनी इच्छाओं को अपनी उचित तनख्वाह मानने की गलती कर बैठते हैं। आपकी आर्थिक आवश्यकताओं या इच्छाओं का आपके मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। आपका मूल्य इस बात पर पूरी तरह निर्भर करता है कि आप उपयोगी सर्विस देने में कितने योग्य हैं, या आप में दूसरों को इस तरह से सर्विस प्रदान करने और प्रेरित करने की कितनी क्षमता है। अपने आप एक सूची बनाएं। 28 प्रश्न जिनका आपको जवाब देना चाहिए।